हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कृषि। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में और उनकी चर्चा की और उनका कंपेयर किया। आज के इस वीडियो में हम क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी शस्य ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके अतिरिक्त जो विभिन्न जो मेजर क्रॉप्स हैं, यानी खास करके जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं या जिनको हम कह सकते हैं खाद्यान्न फसलें हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं क्रॉपिंग सीज़न किसे कहते हैं, शस्य ऋतुएं किसे कहते हैं। जिस तरीके से एक वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, विंटर, समर और रेनी सीज़न, उसी तरीके से जब हम कृषि के रेफरेंस में लेते हैं, जब खेती के रेफरेंस में लेते हैं, तो पौधों को बोने की या फसलों को बोने की 3 ऋतुएं होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये 3 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? अब आगे हम इन 3 ऋतुओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रबी सीज़न, यानी रबी की ऋतु। तो रबी की ऋतु में जो भी फसल होती है उसको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, यानी जो भी फसलें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बोई जाती हैं उनको रबी की ऋतु वाली फसलें कहा जा सकता है। और इन फसलों की जो कटाई होती है वो अप्रैल, मई, जून तक की जाती है, यानी इनको जाड़े के दिन में बोया जाता है। जब बारिश का सीज़न ख़त्म होता है और जब शीत ऋतु शुरू होती है, जब विंटर सीज़न शुरू होता है तब इनको बोया जाता है, और जब विंटर सीज़न ख़त्म होने लगता है तब इनको काट लिया जाता है। ऐसे फसलों को रबी की ऋतु की फसलें कही जाती हैं। इस ऋतु की जो मुख्य फसलें हैं वो हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि इस ऋतु में बोई जाती हैं। जो भी रबी की सीज़न की फसलें हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है पश्चिमी विक्षोभ, यानी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण जो भारत में बारिश होती है उसके कारण इन फसलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से जो भूमध्य सागर से बारिश आती है, भूमध्य सागर से जो नमी आती है, वो भारत के जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तर वाला भाग है, वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से जो रबी की ऋतु में बोई जाने वाली जो फसलें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होता है। और ख़ास करके रबी की सीज़न में बोई जाने वाली जितनी फसलें हैं वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही बोई जाती हैं। तो इस तरीके से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से शीत ऋतु में जो बारिश होती है, विंटर सीज़न में जो बारिश होती है, वो रबी की फसलों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है, उसका उत्पादन बहुत बढ़ाती है। अब ये जो रबी के सीज़न वाली जो फसलें हैं वो मोस्टली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में गेहूं और अन्य जो रबी की फसलें हैं वो बोई जाती हैं। पहले ही मेंशन किया गया है कि जितनी भी रबी की ऋतु वाली फसलें हैं वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही बोई जाती हैं, और इसी वजह से पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो बारिश है जो नॉर्थ इंडिया में ही होती है शीत ऋतु में, विंटर सीज़न में, वो इन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इनके प्रोडक्शन के लिए। अब रबी की ऋतु की जो फसलें हैं उनके लिए जो हरित क्रांति है उसकी वजह से इसमें उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, क्योंकि रबी की सीज़न की जो फसल है, ख़ास करके जो गेहूं की फसल है, उस पे हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था तो 2 फसलों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, एक गेहूं और दूसरा चावल। तो गेहूं रबी के सीज़न का ही फसल है, जिसकी वजह से रबी के ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उनमें वृद्धि का एक कारण हरित क्रांति भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं खरीफ के सीज़न में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो खरीफ के सीज़न में वो फसलें बोई जाती हैं जो मानसून के आगमन के समय इन फसलों की बुआई होती है, यानी जून जुलाई में जब बारिश शुरू होती है उस समय इन फसलों की बुआई की जाती है, और इनकी कटाई कब की जाती है? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, यानी कि मानसून के जाते समय इनकी कटाई, यानी शीत ऋतु के शुरू होने के टाइम पे इनकी कटाई कर ली जाती है, इनको काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो मुख्य फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा,
उड़द, तूर, मूंगफली आदि इस खरीफ की सीज़न की मुख्य फसलें हैं। अब जो चावल खरीफ के सीज़न में जो मुख्य फसल है चावल, उसकी खेती मुख्य रूप से यूपी है, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल आदि में किया जाता है। यानी कि मोस्टली अगर हम देखें तो ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वहाँ पे इस तरह की खेती, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चावल की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 किस्में उगाई जाती हैं। सबसे पहली किस्म है औस, जिसको जुलाई अगस्त में बोया जाता है। दूसरी है अमन, जिसको दिसंबर जनवरी में बोया जाता है। और तीसरी है बोरो, जिसको मार्च से मई के बीच में बोया जाता है। यानी कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहाँ पे धान की ये तीनों किस्में बोई जाती हैं। यानी कि वहाँ पे इन तीनों राज्यों में लगभग पूरे साल धान की खेती की जाती है और ये 3 किस्में उगाई जाती हैं। इसके अलावा देखते हैं हम जायद की सीज़न में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो रबी और खरीफ की ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु आती है उसमें जायद की फसल उगाई जाती है। यानी कि मई जून वाला जो सीज़न होता है उसमें जायद की फसल उगाई जाती है। ये फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त तक काट ली जाती हैं। इनका बोने का टाइम है मार्च अप्रैल। जब रबी की फसल कटती है तब जायद की फसल बो दी जाती है और खरीफ की फसल बोने से पहले वाला जो सीज़न होता है उसमें इसको काट लिया जाता है जुलाई अगस्त तक। अब इस फसल की इस ऋतु की जो फसलें हैं वो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारा, यानी कि मोस्टली जो सब्जियों वाली जो फसलें होती हैं वो इस जायद के सीज़न में उगाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, भारत में कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसको जब हम कैटेगराइज करते हैं तो 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है खाद्य फसलें यानी फूड क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनको हम खाने में प्रयोग करते हैं। इसमें 2 तरह की फसलें होती हैं। एक होता है खाद्यान्न फसलें यानी ग्रेन्स जितने होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, ये सारे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। और दूसरी हैं खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य जो खाद्य फसलें हैं, यानी जिनको अनाज में शामिल नहीं करते हैं लेकिन उनको हम खाने या पीने में उपयोग करते हैं, जैसे गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, फल और सब्जियाँ। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ ऐसी फसलें भी उगाई जाती हैं जिनको हम खाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि उनको व्यापार के लिए हम प्रयोग करते हैं या अन्य वस्तुओं के प्रोडक्शन में करते हैं। उन ऐसी फसलों को हम अखाद्य फसलें या नॉन फ्रूट क्रॉप्स कहते हैं। ये ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम खाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे रबड़, कपास, जूट आदि फसलें नॉन फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेन क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। ग्रेन क्रॉप्स में जो भी फसलें आती हैं उनकी हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले चावल या धान। तो चावल खरीफ की फसल है, पहले ही हमने चर्चा की कि चावल खरीफ की फसल है जो बोई जाती है कब, जब मानसून का आगमन होता है, यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। भारत में अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और विश्व में अगर हम देखते हैं कि भारत का पोजीशन क्या है चावल के प्रोडक्शन में, तो सबसे पहले नंबर पे चीन आता है, यानी चीन में प्रोडक्शन चावल का सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व में। और सेकंड नंबर पे आता है भारत। अब चावल को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, यहाँ पे मैप शो किया गया है जिसमें चावल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यानी कि जो भी एरियाज़ हैं चावल ग्रोइंग के, उनको शो किया गया है। अब आवश्यक दशाएं क्या हो सकती हैं कि तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चावल का प्रोडक्शन तब होता है जब तापमान 25 डिग्री या उससे अधिक हो। 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर जब होगा तब चावल की खेती की जाएगी। यानी चावल की खेती के लिए तापमान की ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही वर्षा की भी यानी पानी की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चावल के जो धान की बुआई की जाती है वो जब पानी 1 फीट तक लगा होता है तब उसमें धान की बुआई की जाती है।
तो इसलिए चावल की खेती के लिए वार्षिक वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, यानी चावल की जो फसल है उसको अधिक तापमान और अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, यानी नम और उष्ण जलवायु की ज़रूरत होती है। इसके लिए दोमट और जलोढ़ मिट्टी सही मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है चावल की खेती के लिए। साथ ही बोते समय खेतों में जल भरा होना चाहिए और उसके बाद जल निकासी की भी सुविधा होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि बोने के बाद भी जल उसमें भरा रहे साल भर, तो ऐसे में जो धान की फसल है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए केवल बोते समय चावल के खेत में पानी भरा होना चाहिए और ढाल इतना होना चाहिए कि जब ज़रूरत हो उस पानी को निकाला जा सके। श्रम की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि चावल की बुआई कटाई, स्पेशली जो इंडिया है वहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं, इसलिए चावल की बुआई करने के लिए, कटाई करने के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये बोया जाता है और ऐसे जगहों पे जहाँ पे ये बोया जाता है वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए श्रमिक आराम से मिल जाते हैं। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है, तो हम यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये पूरा जो ग्रीन से कवर क्षेत्र है ये पूरा चावल के प्रोडक्शन के लिए क्षेत्र है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन लिए हुए और पूरा पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे चावल उगाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन पंजाब हरियाणा में भी जो गौड़ क्षेत्र हैं, यानी कि माइनर क्षेत्र हैं, जो पंजाब और हरियाणा है जहाँ पे कम वर्षा होती है फिर भी सिंचाई करके चावल का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गेहूँ। तो गेहूँ रबी की मुख्य फसल है, यानी रबी सीज़न की जो मुख्य फसल है वो गेहूँ है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। और ये प्रोडक्शन के हिसाब से भारत में सेकंड फूड क्रॉप्स है, यानी कि अगर हम खाद्यान्न फसलों में देखें तो पहले नंबर पे चावल का प्रोडक्शन होता है और दूसरे नंबर पे गेहूं का प्रोडक्शन होता है। विश्व में अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत चावल के प्रोडक्शन में भी सेकंड पोजीशन पे है और गेहूं के प्रोडक्शन में भी सेकंड पोजीशन पे है, जबकि चीन चावल के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट नंबर पे है और गेहूं के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट नंबर पे है। यहाँ पे दिखाया गया है गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ किया जाता है इंडिया में, कौन कौन से व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं इंडिया में। इसके अलावा यहाँ चर्चा करते हैं जो आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी यहाँ पे जो एक क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए। तो गेहूं को बोते समय तापमान कम होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, जबकि इसको काटते समय तापमान ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए बोते समय शीत ऋतु होनी चाहिए। बोया इसीलिए जाता है शीत ऋतु में क्योंकि इसको टेम्परेचर बोते समय कम चाहिए, और जबकि काटा जाता है तब जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए गेहूं का जो बुआई होता है वो अक्टूबर नवंबर में और कटाई इसका अप्रैल मई में किया जाता है, मार्च अप्रैल या मई तक किया जाता है। वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि चावल की खेती जो हम लोग करते हैं उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, जबकि गेहूं में उससे कम पानी चाहिए, यानी उससे कम पानी में भी गेहूं उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। पकते समय तेज़ धूप होना चाहिए। जब तेज़ धूप होगा तो जो गेहूं है उसकी जो बालियां हैं उनका कलर सुनहरा हो जाता है। गेहूं की जो बालियों का कलर सुनहरा होने के लिए पकते समय तेज़ धूप होगी, तभी उनका कलर सुनहरा होगा और आटा एकदम फ्रेश सफ़ेद होगा। इसके अतिरिक्त चूँकि ये जाड़े में बोया जाता है, इसलिए इसकी जो फसलें हैं, गेहूं की जो फसल है उसको वो ख़राब ना हो, इसके लिए 100 दिन पाला रहित होना चाहिए, यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा गेहूं के खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, जल निकासी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, यानी सिंचाई हो लेकिन खेत में पानी ना लगे, जल भरा ना हो, तो इसलिए जल निकासी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं तो मैप में शो किया गया है। जो नॉर्दर्न पोर्शन है इंडिया का वहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसमें मेनली पंजाब हरियाणा वाले जो राज्य हैं जहाँ पे हरित क्रांति ज़्यादा प्रभावी थी, ऐसे क्षेत्रों में गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है या मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है
वहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज के अंतर्गत रागी, ज्वार और बाजरा को शामिल किया जाता है। कहने के लिए तो ये मोटे अनाज हैं, लेकिन गेहूं चावल से ज़्यादा इसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। इन मोटे अनाजों में हाई लेवल का प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर जैसे हेल्दी फूड्स जो हैं, जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो इसमें पाई जाती हैं, जिसके कारण मोटे अनाज को हेल्दी फूड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर का परसेंटेज हाई होता है। अब बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज्वार। ज्वार का यहाँ पिक्चर दिखाया गया है किस तरीके का होता है ज्वार। तो ज्वार खरीफ की फसल है और ये भारत की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी पहली खाद्यान्न फसल चावल, दूसरी गेहूँ और तीसरी ज्वार है। ज्वार के प्रोडक्शन में अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो ज्वार के प्रोडक्शन में भी भारत की स्थिति सेकंड है। फर्स्ट पोजीशन पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और सेकंड पोजीशन पे भारत है। अब यहाँ पे कुछ आवश्यक दशाएं क्या हैं देखते हैं। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, यानी ज्वार के लिए टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए। वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज्वार की खेती वहीं की जाती है जहाँ पे आर्द्रता होती है, यानी आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ज्वार की खेती की जाती है। मिट्टी इसके लिए जलोढ़ और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चूँकि ये ज्वार की जो फसल है वो वर्षा निर्भर होती है, यानी वर्षा पर आधारित होती है और ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ आर्द्रता हो, यानी कि ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा हो। ऐसे क्षेत्रों में ज्वार उगाया जाता है। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं तो यहाँ मैप में शो किया गया है। जो येलो कलर से रीजन है, सर्कल से किया गया है, वो येलो कलर वाला जो रीजन है वही ज्वार उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इन चारों राज्यों में ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इसके बाद देखते हैं बाजरा और रागी, दोनों को यहाँ दिखाया गया है पिक्चर में किस तरीके का बाजरा होता है और रागी किस तरीके की होती है। रागी थोड़ी सी रेडिश कलर की होती है, जबकि बाजरा थोड़ा सा ग्रेइश कलर होता है। दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। बाजरे में प्रोटीन, लिपिड्स और फाइबर ज़्यादा होता है, जबकि रागी में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा, कैल्शियम और जो भी पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो रागी होता है वो कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है। यानी जिसको भी अगर हड्डियों की प्रॉब्लम है उसको रागी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, जिससे कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। बाजरा और रागी के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, क्योंकि ये दोनों ही लगभग शुष्क जलवायु में पाई जाती हैं, इसलिए दोनों के लिए जो कंडीशंस हैं वो लगभग सेम है। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वार्षिक वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, यानी ये ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जो शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं। जबकि ज्वार आर्द्रता वाले क्षेत्र में किया जाता है, उसकी खेती आर्द्रता वाले क्षेत्र में की जाती है, और बाजरा और रागी की खेती शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। इसके लिए दोनों के लिए बाजरा के लिए बलुई मिट्टी या काली मिट्टी, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा, बालू का परसेंटेज ज़्यादा हो, ऐसे क्षेत्रों में बाजरा की खेती की जाती है। जबकि रागी की खेती के लिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो रागी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसके अलावा ये दोनों ही चीज़ें शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, ड्राई रीजन में उगाई जाती हैं। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं तो जो बाजरा है उसका उत्पादक क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में होता है। मैप में हम देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर से एरिया शो किया गया है वो बाजरे की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, जिसमें मेनली जो राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र है वहाँ पे बाजरे की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा कर्नाटक, हिमाचल, रागी की खेती कहाँ की जाती है तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे रागी की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। अब देखते हैं मोटे अनाज का महत्व क्या होता है। तो जो भी मोटे अनाज हैं उनको सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS
प्रोग्राम या फिर पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब ये निर्णय क्यों लिया गया है, क्या लाभ हैं मोटे अनाज के? तो लाभ ये है कि इसको ऐसे मोटे अनाजों को सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इनको सिंचाई या अन्य जो निवेश होते हैं वो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे जो फसलें होती हैं मोटे अनाज, उनको मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उर्वर मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऐसे अनाजों के लिए न तो सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और न ही किसी उर्वरक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मोटे अनाजों को इस तरीके से जो पीडीएस सिस्टम है उसमें शामिल करने की योजना बनाई जा रही है, निर्णय लिया गया है। ये जो मोटे अनाज हैं उनको पकने में टाइम भी कम लगता है। इसके अलावा ये कृषि पारिस्थितिकी के अनुकूल है, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में भी उगाए जाते हैं जहाँ सिंचाई की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, या ऐसे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसमें निवेश बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये एग्रो इकोलॉजिकल होती हैं। पहले ही बताया गया, कम रासायनिक तत्वों की मांग होती है, इसलिए जो भी मिट्टी थोड़ी अनुर्वर हो गई है, ऐसे क्षेत्रों में भी मोटे अनाज का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और इसके अलावा स्थानीय रूप से इसको खाद्य प्रणाली में कंटिन्यूअस इसको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे अनाजों को बिना गैप दिए भी हम उगा सकते हैं। उसके अलावा मोटे अनाजों में प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, फोलिक एसिड, जिंक और अमीनो एसिड जैसे बहुत सारे जो न्यूट्रिशियस हैं, जो चीज़ें हैं, पोषक तत्व हैं, वो मिलते हैं, जिसकी वजह से एक तो इनको बोने में टाइम कम लगता है, इनको सिंचाई की या उर्वरक की या बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरी तरफ इन मोटे अनाजों में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए इनको एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत इन मोटे अनाजों को शामिल करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इसीलिए चूँकि इसमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बेहतर आहार विविधता और पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनके समाधान में इनको बहुत ज़्यादा ही उपयोगी और महत्वपूर्ण देखा गया है। इसीलिए इनको शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनके लिए। अब इसके बाद देखते हैं मक्का। तो मक्का प्रमुख खरीफ की फसल है, और मक्के के प्रोडक्शन में अभी तक हमने देखा चावल है, गेहूं है, या जो मोटे अनाज हैं, इनके प्रोडक्शन में भारत की प्लेसिंग पूरे वर्ल्ड में 2nd पोजीशन है, जबकि मक्का के प्रोडक्शन में भारत की प्लेसिंग 7th पोजीशन है। 7वें नंबर पे भारत आता है। पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे ब्राज़ील आता है, और कहीं 7वें नंबर पे कहीं जाके भारत की पोजीशन है। अब यहाँ मक्का के लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए ये देख लेते हैं। तो मक्का के प्रोडक्शन के लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी मक्का के प्रोडक्शन के लिए भी चावल जैसी दशाएं होनी चाहिए, उष्णार्द्र जलवायु चाहिए। मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो होनी चाहिए, यानी परिपक्व जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। इसके अलावा आधुनिक निवेशों जैसे अधिक उपज देने वाली जो HYV शीट्स होती हैं, सिंचाई है और उर्वरक, इनका प्रयोग करके मक्के का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, जिससे भारत की प्लेसिंग 7th से खिसक के 6th, 5th या 4th तक आ जाए। इसके उत्पादक क्षेत्र हम मैप में देख सकते हैं। मैप में उत्पादक क्षेत्र दिखाया गया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुख्य रूप से मक्के का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा अब दालों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दालों में कई सारी दालें आती हैं, जिसमें अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब भारत में प्रमुख दलहन फसलों के अंतर्गत आती हैं। दालों की खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों ही ऋतुओं में किया जाता है, क्योंकि कुछ दालें रबी के सीज़न में उगाई जाती हैं, कुछ खरीफ के सीज़न में और कुछ जायद के सीज़न में उगाई जाती हैं। दालें प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं, यानी जो भी वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए दालें सबसे बड़ा प्रोटीन का स्रोत होती हैं।
और सबसे अच्छी बात ये है कि भारत दालों के प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में फर्स्ट प्लेस पे है, यानी भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दालों के लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए? तो दालों के लिए उगाने के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर, यानी कि इसके लिए ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नम जलवायु की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि शुष्क जलवायु में भी दालों का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, यानी ऐसी दोमट मिट्टी जिसमें बालू का परसेंटेज हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अरहर को छोड़ के बाकी जितनी भी दाल की फसलें होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्वालिटी होती है, यानी जितनी भी दालें होती हैं उनकी जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिक्स कर देता है, और वही नाइट्रेट पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है और वृद्धि होती है। क्योंकि जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे सीधे नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो दलहन की फसलें हैं, जितनी भी फलीदार फसलें होती हैं अरहर को छोड़ करके, ऐसी फलीदार फसलों के जड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और वही बैक्टीरिया वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और मिट्टी में मिला देता है, जिससे जो मिट्टी में मिला हुआ नाइट्रेट है वो पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पौधों का ग्रोथ होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम होता है, जो क्वालिटी होती है, वो दलहन फसलें करती हैं। इसीलिए जब हम कई सारी फसलें बोते हैं और बीच बीच में दाल की फसलें बोते हैं तो उससे नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बनी रहती है। इसलिए जो भी दलहन वाली फसलें हैं उनको क्रॉप रोटेशन में बोते हैं, यानी गेहूँ बोए, फिर कुछ समय बाद दाल की फसल बो दिए, फिर चना बो दिए, फिर चावल बो दिए, फिर कोई दाल की फसल बो दिए। इस तरीके से मिट्टी में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो बरकरार रहता है और मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। अब उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं दलहन के लिए? तो जो भी दाल वाली फसलें हैं उनके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।